नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच लेके आया हूं आपके 10th हिंदी मीडियम का जो सिलेबस इस साल आपको पढ़ना है और उस आपके पेपर में कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इससे पहले आप लोग जो सिलेबस हट चुका है उससे संबंधित वीडियो भी पहले अपलोड कर दिया गया है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और हेडिंग आपने देख ली है, परीक्षा 2021 के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम जारी हुआ है उसकी बात अपन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आपका जो प्रश्न पत्र आता है बोर्ड एग्जाम में वो एक ही आता है, एक ही पेपर आपके देखने को मिलता है और वो पेपर 3.25 घंटे यानी 3 घंटे और 15 मिनट का होता है बच्चों। और उसके अंक की बात करूं तो कुल अंक कितने, 80। और अब की बार आपके पास बहुत ही शानदार मौका है, 80 में से आप नो डाउट आप 75 प्लस, जिसको अच्छे से अपना नाम मेरिट सूची में लाना है, जिसको अपना नाम मेरिट सूची में ऐड करवाना है, तो वो आराम से अब की बार कोशिश करें, अच्छा प्रयास करें और कंटिन्यू मेरे साथ बने रहोगे तो 100% आप मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर ज़रूर प्राप्त करोगे। यहाँ पर 80 में से आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। और सत्रांक बता दूं बच्चों में कि आपके स्कूल से जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हो वहाँ से 20 नंबर आपके भेजे जाते हैं। अब 20 में से कितने भेजे जाएंगे, 18, 15, 13, 10, वो आपके वहाँ पर आपके मूल्यांकन पर निर्भर करता है। मूल्यांकन कौन सा, आपने जो अर्धवार्षिक के बाद जो थर्ड टेस्ट दिया है वहाँ तक का मूल्यांकन आपको देखने को मिलेगा। और उस मूल्यांकन के अंदर से आपको उस प्रतिशत के अकॉर्डिंग 20 मार्क्स वहाँ से आपको मिलते हैं और उन मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स यहाँ से भेजे जाते हैं। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि आपके 20 नंबर में से आपको कितने मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो सारी बातें। उसके बाद टोटल पेपर होने के बाद में आपकी मार्कशीट जब आपके हाथ में होती है तो आप एक कॉलम देखोगे, वहाँ पे पूर्णांक, और कुल पूर्णांक नहीं, केवल पूर्णांक, सब्जेक्ट विशेष का पूर्णांक हमेशा 100 होता है। जैसे संस्कृत ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, सामाजिक ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, उसके बाद गणित हो, विज्ञान हो, इन सब के टोटल मार्क्स 100 ही होते हैं बच्चों। अब बात करते हैं आपके इस साल आपको जो बुक में आपको देखने को मिलेगी उसमें कुछ इकाइयां हैं। और आपके इकाइयां कितनी हैं बच्चों, 8। टोटल 8 इकाइयां मैंने आपके सामने लिख दी है। पहली इकाई में आपका एक अध्याय, जो पहली इकाई का नाम है वो कौन सा है, वैदिक गणित है बच्चों। कौन सी है, वैदिक गणित। और वैदिक गणित आपके इस साल कितने नंबर की है, 5 नंबर की है। वैदिक गणित में जो अध्याय है वो आपका कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का। उसके बाद बच्चों मैं बात करता हूं बीजगणित। बीजगणित वाला जो अध्याय और उसके अंदर आने वाले जितने भी अध्याय है वो टोटल आपके 13 नंबर, ये 5 और ये कितने, 13, और टोटल कितने हो गए बच्चों, 18 नंबर। उसके बाद त्रिकोणमिति, तीसरा अध्याय, तीसरी इकाई है सॉरी। और त्रिकोणमिति में जो पार्ट आप लोग पढ़ने वाले हो, जो अध्याय आप पढ़ने वाले हो, उन सारे अध्यायों का आपको बोर्ड पेपर के अंदर जो यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा वो प्रश्न 12 अंकों के होंगे। यानी 12 अंक, ऐसे नहीं कि एक ही प्रश्न 12 का आ जाएगा क्या सर, ऐसी बात नहीं है। 6 नंबर का हो सकता है एक प्रश्न, फिर 3 नंबर का एक प्रश्न हो सकता है, 1-2 का हो सकता है, 1-1 का हो सकता है। अच्छे से बात समझ लीजिएगा। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, और ये अध्याय बच्चों 6 नंबर का है। कभी कभार बोर्ड के अंदर सीधा 6 नंबर वाला प्रश्न यहीं से बन जाता है, नहीं तो इस प्रश्न को भी 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। 2 टुकड़ों में तोड़ना यानी 6 के 2 टुकड़े, 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्रश्न आपको 6 नंबर वाली सूची में ही मिलेगा, क्योंकि 6 नंबर वाली सूची यानी 6 अंकों वाली सूची अगर बात करूं तो 6 नंबर का एक ही प्रश्न आपके लिए बना, लेकिन इस प्रश्न में 2 प्रश्न आ गए, एक 3 नंबर का और दूसरे वाला प्रश्न भी 3 नंबर का बच्चों। उसके बाद ज्यामिति वाले जो अध्याय हैं वो टोटल 20 नंबर के हैं बच्चों। और अब की बार मैं कह रहा हूँ यहाँ से बहुत ही शानदार आप अंक हासिल कर सकते हो। यहाँ हर बच्चे को यहाँ के प्रश्नों से और ये प्रश्नावली पढ़ने से बहुत ही डर लगता है, लेकिन अब की बार वो चीज़ें आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हार्ड टॉपिक, जो भारी
जो आपके चैप्टर हैं उन चैप्टरों के अंदर जो भारी आपके टॉपिक है वो हटाए गए हैं, यानी अब की बार आपको नॉर्मल वे में आराम से आप ज्यामिति भी अच्छे से क्लियर कर सकते हो। उसके बाद क्षेत्रमिति की बात करूं और क्षेत्रमिति की बात होगी तो ये 10 नंबर का टोटल अध्याय है, सॉरी इकाई है। सांख्यिकी तथा प्रायिकता की बात की जाए बच्चों तो ये 10 नंबर की है और इसके अंदर आपको पता है बहुलक तो हटा दिया गया, माध्य और माध्यिका बच्ची है और प्रायिकता टोटल। उसके बाद सड़क सुरक्षा नियम, और ये वाला प्रश्न जब आता है ना बच्चों एग्जाम में तो 4 नंबर आपको ये तो लाने ही लाने हैं, क्योंकि सड़क सुरक्षा आजकल हर कोई जानता है कि रोड पे कैसे चलना है, किस प्रकार के नियम होते हैं, कहाँ पर कौन सा नियम फॉलो करना है, और ये जनरल अपन दैनिक लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, यानी रोज़ाना वाली चीज़ें हैं। और रोज़ाना वाली चीज़ों में भी अगर प्रश्न गलत हो जाए तो बहुत ही गड़बड़ी हो जाती है। तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इकाइयाँ ये हैं, इकाइयों के नाम ये है और आपको अंक भी मैंने सामने लिख दिए। अब आप जब जोड़ोगे तो 5 और 13 18, 18 और 12 कितना होता है बच्चों 30, 30 और 6 36, 36 और 20 कितना हो जाएगा 56, 56 और 10 कितना होता है 67, 67 और 10 बच्चों कितना होता है 76, 76 और 4 कितना होगा 80। क्योंकि अपने टोटल प्रश्न पत्र के अंक कितने हैं 80 तो हैं और सत्रांक 20 भेजे जा रहे हैं तो पूर्णांक 100 होंगे, लेकिन ये 80 नंबर का जो पेपर है वो कुछ इस प्रकार आपके विभाजित है। तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस साल आपको किस प्रकार आपकी पढ़ाई करनी है। अब आपको मैं एक एक अलग अलग बताने वाला हूं कि आपके इकाई नंबर 1 में जो अध्याय दे रखे हैं उस अध्याय में आपको क्या पढ़ना है, ऐसे कैसे इकाई नंबर 2 में क्या पढ़ना है। तो कंटिन्यू पूरा वीडियो देखिएगा। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और आपके बात करते हैं पहली इकाई। पहली इकाई क्या है वैदिक गणित। और वैदिक गणित के अंदर बच्चों आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में अच्छे से ध्यान दीजिएगा। वैदिक गणित की मूल संकल्पना, यानी वैदिक गणित है क्या, वैदिक गणित में क्या क्या चीज़ें बेसिक लेवल से क्लियर करनी है, जैसे आधार, उपाधार, उसके बाद विचलन, ये सारी चीज़ें आप शुरुआती स्टेज पे देखते हो। उसके बाद वैदिक गणित का महत्व, यानी वैदिक गणित कहाँ पे ज़रूरत कहाँ पे पड़ी, क्योंकि इसके द्वारा अपन जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, घन, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा अपने लिए महत्वपूर्ण हो गई बच्चों। उसके बाद मूलभूत सक्रियाओं का अभ्यास एवं विस्तार, उसमें देखिए वर्ग सक्रिया, घनफल सक्रिया, वर्गमूल और घनमूल, ये बच्चों 4 ही अब की बार आपके मेन कॉन्सेप्ट रहेंगे। उसके अलावा ध्वजांग है, सूत्र निखिलम है, ये सारी विधियां भाग की है। उसके बाद गुणे वाली विधियों की अगर बात करूं तो उधर्व तिर्यक, सूत्र निखिलम, उसमें भी आधार विधि, उपाधार विधि। उसके बाद जोड़ की बात करें तो सूत्र एकाधिकैन, सूत्र एक न्यूनैन। उसके बाद माइनस व्याकलन की बात करूं बच्चों तो सूत्र एक न्यूनैन और सूत्र एकाधिकैन, ये सारी विधियां आपको पढ़नी है। लेकिन अब की बार वर्ग, घनफल, वर्गमूल और घनमूल, ये 4 इंपॉर्टेंट सक्रियाएं, ये 4 आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। अब वर्ग बता दूं, जैसे 2 का वर्ग 4 होता है और ऐसे कैसे 15 का वर्ग 225 होता है। तो वर्ग ज्ञात करने की खूब सारी विधियां हैं बच्चों, जैसे इष्ट संख्या विधि है, इष्ट संख्या विधि है, यहाँ से प्रश्न आता है। सूत्र निखिलम से भी वर्ग ज्ञात किया जाता है। तो ये सारी विधियां अपन पढ़ेंगे। घनफल है तो सूत्र एकाधिकैन से घन कैसे निकाले वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। और वर्गमूल और घनमूल, भाग विधि सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए, भाग विधि इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आराम से बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, आप कंटिन्यू बने रहिएगा साथ में। उसके बाद आगे बढ़ूं साथियों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बीजगणित दूसरी इकाई की बात होती है। और दूसरी इकाई की अगर जब मैं बात करूंगा तो उसमें एक तो है आपका बहुपद, दूसरा अध्याय है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और तीसरा अध्याय है बच्चों समांतर श्रेणी। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़नी है उसे देखिए। बहुपद की जब बात आती है तो बहुपद में बहुपद के शून्यांक पढ़ने हैं, यानी आपको एक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण मिल जाए और उस समीकरण के आपको कह दिया जाए शून्यांक ज्ञात करो बच्चों, तो शून्यांक कैसे, अल्फा और बीटा ज्ञात करना। और आपको पता शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये कुछ एक शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों के गुणनफल का कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद द्विघाती बहुपद के शून्यांकों तथा उनके गुणांकों में संबंध, ये चीज इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न भी बनता है बच्चों, यहाँ पर प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा, इसलिए
आपको अपनी बुक में ये टिक मार्क कर लेना है कि अब की बार क्या क्या मुझे पढ़ना है और क्या क्या मेरे योग्य है, ताकि मैं उसका फ़ायदा उठा सकूं अब की बार। और अब की बार अगर अब भी फ़ायदा नहीं उठा पाए, 20 की जगह चैप्टर कम हो गए, चैप्टर कम होने का अर्थ है कि सिलेबस एक तो पहले 100 था, अब आपके 60 ही रहा, तो 60 में आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो। एग्ज़ाम से 5 दिन पहले आप पूरा रिवीजन कर सकते हो, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तक आप रिवीजन कर सकते हो। यानी पढ़ना तो 60% कोर्स ही है ना, पहले आप 100% पढ़ते थे। तो इस मौके को ना चूकिएगा, आराम से इसका फ़ायदा उठाइएगा। उसके बाद द्विघात समीकरण का मानक रूप एवं उसका हल, यानी द्विघात समीकरण का मानक रूप कैसे आता है, उसका एक फॉर्मूला है। उसके बाद उसका हल भी करने का तरीका, यानी अल्फा और बीटा जो अपन उसके मूल ज्ञात करते हैं, वो भी अपन आप लोगों को मैं आपको समझाने वाला हूं। उसके बाद विभक्तिकर तथा मूलों की प्रकृति। मूल बच्चों वास्तविक, काल्पनिक और एक मूलों का अस्तित्व नहीं। उसके लिए b² - 4ac ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, और यहाँ पर इन स्थितियों के अंदर इसमें तो माइनस में चला जाता है, इसमें प्लस में होता है और इसमें बराबर में 0। इन दो स्थितियों पे मूलों का अस्तित्व होता है, इसके अंदर मूल का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ रूट में लिखी जाती है। श्रीधराचार्य सूत्र है -b + रूट b² - 4ac/2 है। यानी ये वाली चीज़ अगर माइनस में चली गई बच्चों तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर माइनस वाली संख्या का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जब सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे, और यही कहानी इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद बच्चों में बात करता हूं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी आलेख। अब की बार ग्राफ आएगा, असमीका हट चुकी है बच्चों, और असमीका हटने का अब की बार फायदा उठाइएगा। और वैसे ही ग्राफ का एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, 6 नंबर बहुत ही आसान तरीके से आप हासिल कर सकते हो। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एवं असंगतता, यानी a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, 2 बराबर 2 बराबर नहीं, तो उस समय प्रतिच्छेदी स्थिति, समांतर दो लाइनों की स्थिति और दो लाइनों की एक दूसरे के ऊपर चलने की स्थिति, यानी वो एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यू चले, तो उस कंडीशन में ये आपको पता करना है। रैखिक समीकरण युग्मों का आलेखीय विधि से हल एवं उसकी विभिन्न संभावनाएं। बच्चों यही प्रश्न आता है, 6 नंबर का आता है, और ये प्रश्न अच्छे से क्लियर कर लेंगे अपन, कोई डाउट नहीं है। ये प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से मैं हल करवाऊंगा आपको। उसके बाद समांतर श्रेणी की बात की जाए तो उसमें आपको समांतर श्रेणी को पढ़ने की प्रेरणा, यानी समांतर श्रेणी जब आप पढ़ते हो तो उसको शुरुआत कहाँ से हुई वो चीज़ पढ़नी है। और समांतर श्रेणी का nवां पद, योगफल हट गया है, योगफल हट गया। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि Sn बराबर आप लोगों ने पढ़ा n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d। ये वाला फॉर्मूला अब की बार नहीं है। Sn बराबर n/2 कोष्टक a + l, ये वाला फॉर्मूला भी अब की बार नहीं है। आपके फॉर्मूला है an बराबर a + n - 1 × d। केवल ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा और आपको अपने nवें पद को ज्ञात करना है समांतर श्रेणी के। तो अच्छा लग रहा है ना, तो कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी केवल दूसरी इकाई तक पहुँचे। टोटल 8 इकाइयाँ हैं। अब बात करते हैं इकाई नंबर 3 की। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं आपके इकाई नंबर 3। इकाई नंबर 3 है आपके त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में आपके 3 अध्याय है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ और ऊंचाई और दूरी। तो यहाँ से देखिएगा, इसके अंदर आपको पढ़ना है एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी लाल बट्टा कक्का वाला जो कॉन्सेप्ट है साथियों बच्चों, तो उसका ध्यान दीजिएगा कि लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, और ऐसे कैसे लंब बट्टा आधार क्या होता है, इसके ऊपर आधारित प्रश्न, यानी ये न्यून कोणों के ऊपर आधारित होता है। उसके बाद 30, 0, 30, 45, 60 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझा दिया था कि यहाँ पर टेबल वाला मान, टेबल जो बनेगी वो टेबल आपको उसके अंदर 0, 30, 45, 60 और 90 के ऊपर मान ज्ञात करने होंगे, और उससे रिलेटेड प्रश्नों को आपको हल करना होगा बच्चों। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या चीज़ पढ़नी है। उसके बाद त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, और यहाँ से बच्चों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के उपयोग, त्रिकोणमितीय
सर्व समीकरणों के उपयोग, यानी यहाँ पर वर्ग संबंध है बच्चों। कौन सा संबंध है? वर्ग संबंध। उसके बाद बच्चों अनुपात संबंध भी है, और इन सब के यूज, इन सब के उपयोग, स्पेशली दो फॉर्मूले tan थीटा बराबर साइन बट्टा कोस और कोट थीटा बराबर कोस बट्टा साइन, ये दो फॉर्मूले कुछ ज़्यादा ही यूज आते हैं अपन जब इनके प्रश्नों को हल करते हैं। तो अब देख लीजिए, ये चीज़ आपको बुक में टिक मार्क करनी है। उसके बाद ऊंचाई और दूरी की अगर बात करूं बच्चों, ऊंचाई और दूरी में उन्नयन और अवनमन, उन्नयन और अवनमन। अवनमन का अर्थ है कि ऊपर से नीचे की ओर देखना, और उन्नयन का अर्थ है नीचे से ऊपर की ओर देखना। यानी कुछ इस प्रकार के डायग्राम, जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखोगे तो यहाँ पर कोण बनेगा, और जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखोगे बच्चों तो यहाँ पे कोण बनेगा। ये कोण और ये कोण, कोण हमेशा ये वाला ही लिया जाता है क्योंकि ये और ये एकांतर कोण हो जाता है। तो ये आपको उन्नयन अवनमन पढ़ना है। ऊंचाई व दूरी पर साधारण प्रश्न, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न अवनमन उन्नयन पर आधारित ही होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष 30 डिग्री, 45 और 60 इसके ऊपर आधारित tan के प्रश्न, यानी tan थीटा वाला रिलेशन अक्सर बनेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये है लंब और ये है आधार, और आपको पता है लाल बट्टा कक्का में लंब बट्टा आधार क्या होता है? tan थीटा। और जहाँ तक है 80% यानी 80% तक आप है ना देखोगे कि tan थीटा का रिलेशन बन रहा है, tan थीटा लंब बट्टा आधार। उसके बाद बच्चों इकाई नंबर 4 निर्देशांक ज्यामिति। उसमें निर्देशांक ज्यामिति के एक तल में कार्तीय निर्देशांक, एक ही तल के कार्तीय निर्देशांकों के बारे में जानकारी लेनी है, और दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, ये भी आपको पढ़ना है। और आपको लास्ट वीडियो में समझाया कि इसके अंदर क्या चीज़ हट गई है। अगर उनकी बात करूं तो अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन वाला कॉन्सेप्ट पूरा आपको बताया था कि ये अब की बार आपके सिलेबस से आउट हो चुका है। तो ये यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। फिर बात करते हैं इकाई नंबर 5 की। अब 5वीं इकाई की ओर बढ़ते हैं बच्चों, और 5वीं इकाई है आपकी ज्यामिति। ध्यान से देखिएगा, ज्यामिति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो ज्यामिति वाला पार्ट में समझा रहा हूँ, और ये इतना इजी पार्ट अब की बार कि आप यहाँ से पूरे में से पूरे अंक अच्छे से हासिल कर सकते हो। इसमें पहला अध्याय है बिंदु एवं सगामी रेखाएं। इसमें देखो साथियों, बिंदु पथ, दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, केवल इतना ही पढ़ना है। एक तो बिंदु पथ पढ़ना है आपको, और एक दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। बस ये दो टॉपिक ही आपके रहे हैं इस अध्याय में। अच्छे से अब की बार फ़ायदा उठाइएगा और पूरा सेशन ज्वाइन कर लीजिए, पूरे वीडियो सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। आप नो डाउट अब की बार एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर लोगे। उसके बाद बात करता हूँ समरूप त्रिभुज। उसमें आपको सबसे पहले समरूपता क्या है ये पढ़ना है। समरूपता, दो त्रिभुजों के मध्य सर्वांग समता आप पहले पढ़ चुके हो, समरूपता इस साल पढ़नी है। उसके बाद समरूप त्रिभुज तथा इनसे संबंधित निम्न प्रमेय, केवल ये 3 प्रमेय दिए हैं बच्चों अब की बार। और अब की बार बेहतरीन मौका इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पहले प्रमेय 10 से ज़्यादा मात्रा में थे, 10-11, लेकिन अब उनकी जगह केवल 3 प्रमेय ही रहे हैं। दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, यानी त्रिकोण कोण कोण समरूपता से प्रमेय सिद्ध करना है आपको। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, यानी SSS, यानी भुजा भुजा भुजा, यहाँ पे एंगल एंगल एंगल, फिर वहाँ पे साइड साइड और साइड, यानी दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ध्यान दे दीजिएगा, अनुपात बराबर हो। समरूपता पढ़ रहे हैं, न कि सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता के अंदर सीधी ही तुलना हो जाती है, लेकिन यह अनुपात के रूप में होती है। उसके बाद यदि दो त्रिभुजों में कोई संगत दो भुजाएं परस्पर समानुपाती हो तथा उनके मध्य के कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी दो त्रिभुजों में कोई दो भुजाएं परस्पर समान अनुपात में हो, समानुपाती, तथा उनके मध्य कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी भुजा कोण भुजा। यानी बच्चों कोण 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 समरूपता, ये वाला नियम पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद भुजा 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 समरूपता वाला नियम पढ़ना है, और उसके बाद भुजा कोण भुजा समरूपता वाला नियम पढ़ना है। और आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर तीनों भुजाएं, जो दो त्रिभुज आपको मिलेंगे, उनकी तीनों भुजाओं का संगत अनुपात बराबर रहना चाहिए। यहाँ किन्हीं दो भुजाओं का संगत अनुपात बराबर और
एक कोण दोनों का बराबर होना चाहिए, और वो भी अनुपात जो कोण दोनों भुजाओं के मध्य बना है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्त की बात करता हूं बच्चों, और वर्त के अंदर वर्त और वर्त की जीवा, इनके बारे में जानकारी लेनी है। अब देखो, वर्ताकार आकृति और जीवा व्यास भी एक प्रकार से वर्त की सबसे बड़ी जीवा है, क्योंकि जीवा वर्त की 2 टुकड़े कर देती है। केंद्र से जीवा पर लंब, एक वर्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब और जीवा के समद्वि भाजन करता है। यानी केंद्र से जीवा पर लंब, यानी एक वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्वि भाजन, लेकिन वो भी कौन सा? लंब समद्वि भाजन। 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और बराबर 2 टुकड़ों में भी बांटेगा। वर्त की स्पर्श रेखा, इसी के अंदर वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है। यानी यहां पर तो देखो बच्चों, ये वर्त है, ये वर्त की जीवा केंद्र से इस पर खींचा गया रेखाखंड इसका लंब समद्वि भाजन करता है। एक ये वाला पर में भी पढ़ना है, और उसके अलावा यहाँ पे ये दूसरे वाले में ये बोला गया वर्त के बाहर एक बिंदु और यहाँ से वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, तो ये दोनों समान माप की होनी चाहिए जहां तक ये एंड होती है। ये 2 पर में आपको पढ़ने हैं। उसके बाद बच्चों रचनाओं वाला अध्याय भी बाकी है। एक रेखाखंड पर दिए गए अनुपात से आंतरिक विभाजन। अब देखो, एक रेखाखंड है, इसका आंतरिक विभाजन अपन इसके द्वारा इस प्रकार को चाप काट के ये ऐसी आकृति आपको बनानी है और रचना भी लिखनी है। वर्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना, वर्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा। अब की बार अंतःवर्त और परिवर्त ये 2 कॉन्सेप्ट हट चुके हैं। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो अभी तक भी नहीं देखा है तो ज़रूर पहले वो देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि क्या कहानी है और आपको यहाँ पे क्या बात समझाई जा रही है। तो उम्मीद करूँगा ये सारा इकाई नंबर 5 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इकाई नंबर 6 की ओर। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आपके इकाई नंबर 6। इकाई नंबर 6 के अंदर आपको इस साल क्या पढ़ना है बच्चों, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस क्षेत्रमिति वाले टॉपिक के अंदर समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, और इसमें विशेषकर वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको पढ़ने हैं। और आपको ये वर्त के बारे में मालूम ही होगा कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ये सारी चीज़ें अपन 9th में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, लंबवृत्तीय बेलन तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, लंबवृत्तीय बेलन तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये पढ़ना है बच्चों इस साल। आपके लिए शंकु वाला कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हटा दिया गया है, तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान दे दीजिएगा और अपनी बुक में टिक मार्क कर लीजिएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए। उसके बाद 7वीं इकाई की बात करूं तो वो है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। और सांख्यिकी तथा प्रायिकता के अंदर बच्चों सांख्यिकी वाले अगर अध्याय की बात की जाए तो अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य तथा माध्यक, बहुलक हट चुका है इस बार, बहुलक नहीं है बच्चों, केवल माध्यक, माध्य और माध्यक। माध्य सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और उसके बाद माध्यक और बहुलक, ये 2 फॉर्मूले लास्ट मैंने आपको समझाए। उसके बाद प्रायिकता, प्रायिकता वाले अध्याय की बात करूं तो यादृच्छिक प्रयोग एवं उसकी घटनाएं, प्रायिकता की गणितीय परिभाषा एवं एक घटना पर आधारित साधारण प्रश्न, सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं और सबसे इजी अध्याय हैं। इनमें आसानी से अपन अपने अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अपना पेपर शानदार हो सकता है। इसलिए इन अध्यायों का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। ये सारे इकाई नंबर 6 के अध्याय, इकाई नंबर 7 और इकाई नंबर 8। और आपको बता दूं कि यहाँ पर इकाई नंबर 6 के अंदर जो प्रश्न सबसे ज़्यादा जो भारी प्रश्न होता है, भारी प्रश्न कैसे, जैसे आपको कब आपके पिछले वाले पेपर को आप उठा के देखोगे, देखने को मिलेगा एक गोला है, उस गोले को पिघलाकर शंकुआकार आकृतियां बना दी गई, या फिर मैं कह दूं कि एक घनाकार आकृति, उस घनाकार आकृति को पिघलाकर खूब सारे गोले बना दिए। तो ये वाले प्रश्न हट चुके हैं, यानी एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करने वाले प्रश्न जो आते थे अब की बार इस साल देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद सड़क सुरक्षा वाले नियम की बात की जाए बच्चों तो यहाँ पर
जो बुक के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो पूरी चीज़ें वहाँ पे यूज़ करनी है। और स्पेशली कौन सी चीज़ें जो मुख्य रूप से आपको काम में लेनी है वो है आपका समांतर श्रेणी वाला अध्याय। उसमें उद्देश्य, विषय वस्तु और अभ्यास यानी इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे समांतर श्रेणी के ऊपर आधारित। जैसे अगर बात कर ली जाए कि एक रोड के ऊपर खंबा है और उस खंबे के ऊपर कैमरा लगा है, तो उस कैमरे की दोनों तरफ वाली देखने वाली जो रेंज होगी वो आपको पता करनी होगी। तो ये वाले प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद आंकड़ों का संकलन, ये भी चीज़, आंकड़ों का संकलन और स्पेशली त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की अगर बात करूं तो उसके अंदर भी उद्देश्य, विषय वस्तु और अभ्यास, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति का यूज, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलेगा उन्नयन अवनमन। जब आप यहाँ देखोगे इस चित्र में ही आपको देखने को मिलेगा ये वाला डायग्राम 90 डिग्री का हो गया, लंब, कर्ण और आधार तीनों रिलेशन मिलेंगे। उस कंडीशन में यहाँ पर त्रिकोणमिति काम आने वाली है। उसके बाद दो चरों पर राशि, दो चर राशि पर आधारित समस्याएं, दो चर राशि पर आधारित समस्याएं यानी समीकरण मिलेगा और उस समीकरण का आपको हल करना पड़ेगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों कि क्या क्या चीज़ें इस साल आपको पढ़नी है, और उससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा है कि क्या नहीं पढ़ना है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में और अपन आगे बढ़ेंगे। सिलेबस की बात अपन ने कर ली है, अब अपन सिलेबस शुरू करने वाले हैं। तो इसी प्रकार जुड़े रहें। धन्यवाद विद्यार्थियों।